Good afternoon, beta. Very good afternoon. So there are many who are absent. So let's start. आज की क्लास में जैसे मैंने बताया था कि क्वेश्चन ही करने हैं. अगर किसी क्वेश्चन के स्पेसिफिक कहीं पर कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी तो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, अदरवाइज सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं. तो एक क्वेश्चन तो आपके सामने ही है, आप में से मैक्सिमम इसको कर भी गए होंगे. किसका इसका हो गया ये क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 वैसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. देखो बहुत सिंपल है. बोला गया पॉइंट इज चोजन सच दैट जिंट एक्स इंटू जिंट वाई इक्वल टू 2. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट लाइज बिलो द लाइन वाई इक्वल टू एक्स. ठीक है जी. अब इसको सॉल्व करने का एक तो वर्बल मेथड है, डायरेक्टली आप बिना पेन चलाए हुए भी बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा. कैसे? अगर हम एन एस की बात करें, एस क्या है, तो एस इज द collection of point x comma y such that integer part x into integer part y equal to 2. दिस रिलेशन, ये रिलेशन को ध्यान से देखो, है ना. जिंट एक्स इंटू जिंट वाई इक्वल टू 2 जो रिलेशन है, ये रिलेशन में x को y से इंटरचेंज करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता. ये रिलेशन ऐसा है कि आप x की जगह y कर दो या y की जगह x कर दो, एक ही बात है. ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं कि द ग्राफ ऑफ दिस रिलेशन will be symmetric about y equal to x. It is symmetric relation, symmetric about y equal to x. और अगर y equal to x के अबाउट ये सारे पॉइंट सिमेट्रिक होंगे तो जितने पॉइंट y equal to x के अबव लाई करेंगे उतने ही बिलो लाई करेंगे. एंड देयरफॉर आई विल क्लेम दैट number of points x comma y lying above y equal to x is same as number of points lying below y equal to x. And therefore, what will be the probability? So what will be the probability? The probability of the event E will be equal to, हमें चाहिए, if the point is selected satisfying this condition, then what is the probability that the point lies below y equal to x? तो half. ये है जिसके लिए आपको कुछ नहीं, मतलब अगर आपने देखा और आपको थोड़ा सा सिमेट्री का अंदाजा है, थोड़ा आइडिया है, तो स्ट्रेट अवे आंसर है, बिना कोई कैलकुलेशन के. पेन चलाने नहीं, सीधे आंसर टिक कर देंगे. बट अगर मैं एनालाइज करूं, ठीक है, सपोज करो कि आपको अभी ग्राफ के बारे में या सिमेट्री के बारे में उतना आइडिया नहीं है, तो ऐसे केस में हम कैसे अप्रोच करेंगे वो देखो. तो अगर मैं एस की बात करूंगा तो ये एस क्या होगा, तो एस होगा, दो इंटीजर का प्रोडक्ट 2 है, तो जिंट एक्स इंटू जिंट वाई इक्वल टू 2 अगर करते हो तो ये 1 है तो ये 2 होगा, ये -1 है तो ये -2 होगा, ये 2 है तो ये 1, और ये -2 है तो -1 होगा. ऐसी सिचुएशन होगी. जिंट एक्स 1, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x बिलोंग्स टू 1 क्लोज्ड टू 2 ओपन एंड y बिलोंग्स टू 2 क्लोज्ड टू 3 ओपन. सेकेंड केस का क्या मतलब हुआ, x बिलोंग्स टू -1 क्लोज्ड टू 0 ओपन एंड y बिलोंग्स टू -2 क्लोज्ड टू -1 ओपन. थर्ड केस,
x belongs to 2 close to 3 open and y belongs to 1 close to 2 open, and last case x belongs to -2 close to -1 open and y belongs to -1 close to 0 open. So this is how we analyze these four possibilities: case 1, case 2, case 3 and case 4. मतलब हमें वो पॉइंट चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, फिर वो पॉइंट चाहिए जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हो, इसको और इसको. तो अगर हम प्लॉट करें, अब तो प्लॉट करना है, प्लॉट करना इज वेरी सिंपल. यू कैन हैव अ लुक. जैसे मान लिया ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है. अब इसके बाद में प्लॉटिंग करेंगे. पहले केस को प्लॉट करो. फर्स्ट केस में क्या है, x कोऑर्डिनेट 1 से 2 और y कोऑर्डिनेट 2 से 3. तो ऐसे देख लो, अगर मैं इसको बोलता हूं this is 1, this is 2, this is 3, this is 1, this is 2, this is 3. So x 1 से 2 और y 2 से 3, तो ये रीजन आएगा. x 1 से y 2 से 3, तो ये रीजन आएगा. y लाइन 2 से 3 एंड x लाइज 1 to 2, ये आ जाएगा. तो ये जो रीजन है ना, ये जो स्क्वायर रीजन आएगा, ये स्क्वायर रीजन के सारे पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं. ये स्क्वायर रीजन के हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 से 2 में लाई कर रहा है, y कोऑर्डिनेट 2 से 3 में लाई कर रहा है. सिमिलरली सेकंड केस पे जाओ, x कोऑर्डिनेट 2 to 3 लाई कर रहा है और y कोऑर्डिनेट थर्ड केस y 1 to 2. तो एग्जैक्टली इसी से एक स्टेप डाउन आ जाओगे आप. ऐसा लुक एट दिस रीजन. ये रीजन है, ये C1 केस के कॉरेस्पॉन्डिंग था, ये C3 के कॉरेस्पॉन्डिंग है. C1 इज ओके, C3 इज ओके. ऐसे ही अगर आप C2 और C4 को प्लॉट करो, x कोऑर्डिनेट 2 से 3 है, -1 से 0 है और y -2 to -1 है. x -1 से 0 और y -2 से -1, -2 क्लोज, -1 ओपन. दिस इज क्लोज्ड. ऐसा ये रीजन आ जाएगा और फिर इसी तरह से ये रीजन आ जाएगा. तो वर्चुअली समझने की बात सिर्फ ये है कि अगर ये जो फेवरेट ना सैंपल रीजन अगर देखो, तो सैंपल रीजन तो ये हो गया पूरा सैंपल रीजन. ये सैंपल रीजन है. अब हमें क्या चाहिए, हमें ये देखना है कि सैंपल स्पेस आ गया, फेवरेबल स्पेस क्या है. तो y इक्वल x लाइन ये है, देखो दिस इज y इक्वल x लाइन. तो डू आई नीड टू से एनीथिंग? प्रोबेबली इट इज वेरी क्लियर. इट इज एज क्लियर एज इट शुड बी. क्या आया, ns क्या होगा? तो एरिया ले लो. तो ns हो जाएगा तुम्हारा 4 स्क्वायर यूनिट 1 1 1 1 4k. और ne क्या हो जाएगा? तो ne ये हुआ ना, ये जो नीचे लाई कर रहा है, विच इज लाइंग बिलो x, y इक्वल x लाइन. ne इज इक्वल टू 2k. तो probability of the event E will be equal to limit k approaches to infinity 2k by 4k, 1/2. चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो. तो ये पूरा डिटेल एनालिसिस है और वो था जस्ट आप समझ रहे हो सिचुएशन को. तो आई डोंट गेट इनटू द डिटेल कि कौन सा रीजन है, कैसा रीजन है. मेरली इतना सफिशिएंट है समझना कि y कोड x के अबाउट जो भी रीजन होगा वो सिमेट्रिक होगा. सैंपल रीजन अगर y कोड x के अबाउट सिमेट्रिक है तो हाफ विल लाई अबव एंड हाफ लाई बिलो, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द
इवेंट विल बी हाफ। तो सभी बच्चों को बात समझ में आ गई बेटा? जरा एक बार कंफर्म कर दो कि अगर इस तरह की सिचुएशन आए जिसमें जिंट वगैरह यूज करके ग्राफिंग करके अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, you'll be able to handle it comfortably। क्या बात है, सिर्फ 50% जनता जो है कंफर्टेबल है, बाकी लोगों? अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 11th में इतना एलिमेंट्री जिंट और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन का बेसिक आइडिया तो आपको होगा सभी बच्चों को। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर करिए। कोशिश करिए, अगर कहीं पर दिक्कत हो तो जस्ट कीप ऑन टेलिंग मी। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैं 3 मिनट टाइम दे रहा हूं, 3 मिनट्स। किसका इसका हो गया भाई? किसी का हुआ? आंसर क्या है? नो रिप्लाई? इतना डिफिकल्ट है? ओके ओके, लेट अस सी। देखो सिचुएशन क्या है, पहले तो सैंपल स्पेस देखो। सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस आपका है एस कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट mod of x प्लस mod of y लेस देन इक्वल टू 4। ये सैंपल स्पेस एक्स वाई रियल है। अब बेटा एक बात है, जब आप बोलते हो ना mod x प्लस mod y लेस देन इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो रिलेशन होगा ये सिमेट्रिक होगा चारों क्वाड्रेंट में। सिमेट्रिक इन ऑल क्वाड्रेंट। अब बोलो ये क्यों होगा? बिकॉज x पॉजिटिव, x की वैल्यू +1 डालो या -1 डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, y सेम आएगा। ऐसे y की वैल्यू +1 डालो तो भी y का वैल्यू वही आएगा, x का वैल्यू वही आएंगे, और y की वैल्यू -1 डालो तो भी वही आएगी, क्योंकि मॉड है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि f ऑफ एक्स वाई विल बी इक्वल टू एफ ऑफ -x-y। x को -x कर दो और y को -y कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस रिलेशन में। तो चारों क्वाड्रेंट में ग्राफ सिमेट्रिक होगा। पहले तो इस बात को ध्यान में रखते हुए लेट्स फिगर आउट ओनली वन क्वाड्रेंट। एक क्वाड्रेंट को ड्रॉ करते हैं, सिर्फ एक क्वाड्रेंट में ग्राफ ड्रॉ करते हैं। कौन से पॉइंट है ये पहले फिगर आउट करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या हो जाएगा? एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव होता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। तो जहां पर मॉड एक्स है उसको सिंपली एक्स लिख सकते हैं और मॉड वाई को सिंपली वाई लिख सकते हैं, है कि नहीं? mod x is equal to x and mod y equal to y, yes or no? यस सर। इसका मतलब ये x प्लस वाई हमारे रिलेशन है, कंडीशन आएगी x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4। अब आपने +1 में लीनियर इन इक्वेशन किया होगा कि x प्लस वाई इक्वल टू 4 तो एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो आप उस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर दो। x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो 0 4 और 4 0 से पास करती हुई लाइन हो गई ऐसे। और लेस देन इक्वल टू 4 मतलब 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, देखो 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन साइड। तो ये रीजन हो जाएगा जो सेटिस्फाई करे ये इस लाइन का ओरिजिन साइड। अब चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होगा इसलिए इसी तरह से इधर भी होगा, इसी तरह से इधर भी होगा और इसी तरह से इधर भी होगा।
and this entire region will be the favorable region. No, not favorable, sample region. Sample region ये पूरा हो जाएगा. तो सैंपल रीजन मैंने मार्क कर दिया. अगर आपको कोई दिक्कत हो तो इसको पहले बता दो. ये सारा क्लियर है तो आगे चलें. और सैंपल रीजन समझ में आ गया तो फेवरेबल रीजन तो समझ में आ ही जाएगा. बोलो, इसमें किसी कोई डाउट? ठीक है, अब फेवरेबल रीजन की बात कर लेते हैं. पढ़ो, फेवरेबल रीजन क्या है? इवेंट क्या है? इवेंट. इवेंट ए इज व्हाट? इवेंट इज डिफाइंड एज, रीड द इवेंट. xy, collection of those point xy such that gent of integer part of mod x plus integer part of mod y equal to 3. तो ये भी तो mod x mod y होने की वजह से ये भी चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करो. लेट्स, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा जी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? तो हो जाएगा जिंट ऑफ x प्लस जिंट ऑफ y इक्वल टू 3. अब जिंट एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिंट एक्स की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती. तो अगर ये 0 हुआ तो ये 3 होगा, क्योंकि दो इंटीजर का सम 3 है. ये 1 होगा तो ये 2 होगा, ये 2 होगा तो ये 1 होगा, और ये 3 होगा तो ये 0 हो जाएगा. अगर इसकी वैल्यू आप 4 करते हो तो ये -1 होगा, तो नेगेटिव हो नहीं सकता. ना तो एक्स नेगेटिव है ना वाई. फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम लोग. तो देखो एक्स कोड, इस पहले वाले को देखो तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 से 1 होगा, क्योंकि जिंट एक्स की वैल्यू 0 है तो एक्स 0 से 1 होगा. एंड वाई कहां से कहां तक लाई करेगा? 3 से 4. एक्स 0 to 1, वाई 3 to 4. तो बताओ कौन सा रीजन होगा? ये वाला रीजन. ये रीजन सैंपल स्पेस का वो रीजन, क्योंकि साथ के साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा ना कि एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू सैंपल स्पेस. तो सैंपल स्पेस का वो रीजन जो इस कंडीशन को फॉलो करता है, तो ये इतना रीजन होगा. इतना होगा तो पूरा स्क्वायर, बट पूरा स्क्वायर में कुछ तो सैंपल स्पेस के बाहर हो तो लेना नहीं, तो हमें सैंपल स्पेस के अंदर ही लेना ना. तो ओनली दिस रीजन इज द फेवरेबल रीजन. ऐसे दूसरे में क्या आएगा? x बिलोंग्स टू 1 to 2 एंड y बिलोंग्स टू 2 to 3. y अब 2 से 3, y कोऑर्डिनेट 2 से 3 और x 1 से 2. तो ये है, देखो ये रीजन. समझ में आ रही बात? ऐसे तीसरे में ये रीजन आ जाएगा, चौथे में ये रीजन आ जाएगा. फिर बिकॉज चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्री है तो इधर वाला रीजन भी आएगा ऐसे. दिस इज द फेवरेबल रीजन. ये फेवरेबल रीजन हो गया. तो अब आप बताओ कि NS क्या होगा? तो अगर मैं NS कैलकुलेट करूं तो क्या होगा? तो ये टोटल देखो, ये 4 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, तो ये 4√2 है डायगोनल. 4√2 का एक स्क्वायर रीजन है, तो ये आ जाएगा 4 4 जा 16 2 जा 32K. K इज द नंबर ऑफ पॉइंट पर स्क्वायर यूनिट. NE क्या हो जाएगा? NE, तो ये जो शेडेड रीजन है ये कितना है? देखो तो 1 2 3 4, 4 और चारों में सिमेट्रिकली है, तो 4 4 जा 16. 16 हाफ है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल है नहीं, तो राइट एंगल ट्राइंगल, तो 1 इंटू 1
इन बाई 2, तो 1/2 एरिया के 16 रीजन है, मतलब 8k। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट E इज इक्वल टू लिमिट k टेंडिंग टू इंफिनिटी 8k अपॉन 32k, इट इज 1/4। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। तो डेफिनेटली वंस यू विल डू कंप्लीट कैलकुलस, जब आप वहां पर डिटेल में फंक्शनल ग्राफिंग कर लेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। बट इतना जितना अभी इस्तेमाल हो रहा है, इतनी बातें तो आप 11th में भी जानते थे। ठीक है जी। वैसे आप इसको अगर प्लॉट करो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अलग से प्लॉट कर लो, फिर सेकंड में कर लो, थर्ड में कर लो, फोर्थ में कर लो। मैंने सिमेट्री का इस्तेमाल किया, आप पूरा अलग अलग प्लॉट कर सकते हैं, तो जा करके कंप्लीट ग्राफ बनेगा। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, जितना मैंने लगाया उससे मान लो कि उतना ही टाइम और लग जाएगा, राइट। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। आई होप इट इज ओके। शैल आई गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? इस पर भी अपना कंसेंट दे दो भाई, किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। अगला क्वेश्चन है बेटा, हाँ जी, क्विक जल्दी आंसर करो। बोला गया a parameter, a known parameter a belongs to -20 to 0, real parameter है, close interval -20 to 0, then find the probability that the graph of this function y is equal to 16x square plus 8 times a plus 5x minus this is strictly above the x axis। जल्दी आंसर करो, ये तो सिंपल है, ये तो आप में से हर एक कोई आंसर कर जाएगा। क्या किया भाई? एकदम चुपचाप हो, कोई कुछ बोल नहीं रहा।
जल्दी रिप्लाई करो फटाफट, मैं आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सबसे पहले तो सैंपल स्पेस क्या है? -20, 0। सैंपल स्पेस इज दिस रीजन। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है सैंपल पॉइंट्स का, -20 से लेके 0 तक सारा कंप्लीट क्लोज इंटरवल है। इस इंटरवल की लेंथ क्या है? 20 यूनिट। तो NS को मैं लिख सकता हूँ 20K। अब इवेंट की बात करो, जब व्हेन यू ट्राई टू डिफाइन द इवेंट, इवेंट इज द कलेक्शन ऑफ A such that A is a real number, A belongs to S, and ये किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर कब लाई करता है? जब उसके रूट इमेजिनरी हो। A graph of a quadratic lies above x axis, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। ऐसा ग्राफ कब होगा? जब उसका d लेस देन 0 एंड a ग्रेटर देन 0। तो a तो अनडाउटेडली 16 है, वो तो पॉजिटिव है ही, ठीक है। इन दैट केस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ऑलवेज पॉजिटिव, अगर ये दोनों बातें ट्रू है तो यहाँ पर सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है। फिर d फाइंड करो, तो d क्या आएगा? तो d इसका कैलकुलेट करो तो क्या आएगा? d b स्क्वायर मतलब 64 इंटू ए प्लस 5 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4AC, 4 मतलब 4 इंटू ए मतलब 16 इंटू सी का मतलब हो जाएगा -7A माइनस 5। तो यहाँ कर दो प्लस 7A प्लस 5। ये d जो है लेस देन 0 होना चाहिए। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो आप। चलो अब ये तो सॉल्व कर जाओगे यार, इसमें तो कोई ज़्यादा इशू है नहीं। 16 से डिवाइड कर देना, 64 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस 10A 17A हो जाएगा। 10A प्लस 7A 25 प्लस 5 30 इज लेस देन 0। 15 एंड 2, तो ये हो गया तुम्हारा a प्लस 2 इंटू ए प्लस 15 इज लेस देन 0। तो यहाँ से वेविकर मेथड से जाओगे तो -15 और -2 आया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आया। a बिलोंग्स टू -15 टू -2 ओपन। तो ये है -15 और यहाँ कहीं होगा -2। -15 से -2 का मतलब क्या हुआ? ज्वाइन दीज टू। दिस इज द फेवरेबल रीजन। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरवल? इस इंटरवल की लेंथ क्या होगी? तो NE अगर करो तो n नंबर ऑफ दिस, इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लेंथ, तो आ जाएगा -2 प्लस 15 13 यूनिट, 13K हो गया NE। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट E विल बी इक्वल टू वही लिमिट K अप्रोचेस टू इंफिनिटी 13K अपॉन 20K। सो आंसर इज 13/20। तो निशांत का आंसर सही था, मानसा का भी। मानसा ठीक है, ठीक है बेटा, इट्स ओके, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? देखो थोड़ा इनिशियली जब आप
ज्योमेट्रिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा यूज टू होने में टाइम लगता है, ठीक है, बट ग्रेजुअली आप लगे रहोगे तो आप कमांडिंग पोजीशन पे पहुंच जाओगे, ठीक है। अभी मैं लगभग प्योर मतलब सिंपल ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम दे रहा हूँ जिसमें आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, जस्ट टू गेट यूज टू थिंकिंग ज्योमेट्रिकली। So shall I move to the next question? Everybody is clear about it? चलो जी, अगले क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट सम। चलो ये तो आप आंसर बता दो यार, ऐसा क्वेश्चन तो मैं कर चुका हूँ, तो आपके आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए फिर से मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, 2-3 मिनट लगाओ और इसका आंसर खुद निकालो। सारे आंसर खुद निकालेंगे विदाउट माय हेल्प, क्विक। बोला गया टू नंबर्स x एंड y बोथ आर रियल, दे आर सिलेक्टेड सच दैट x लाइज 0 to 4 and y belongs to -4 to 4. Find the probability that the chosen number satisfy the condition y square less than equal to x. मतलब उस सेलेक्टेड नंबर का जो y है वो y का स्क्वायर x या x के इक्वल या उससे लेस होना चाहिए। तो अब आप देखो कि सैंपल पॉइंट इसके क्या है। सैंपल पॉइंट क्या है, x एंड y, मतलब सैंपल पॉइंट एक कोऑर्डिनेट हो सकता है ना, x, y, क्योंकि x भी सेलेक्ट कर रहे हो, y भी रेंडमली चूज कर रहे हो। तो सैंपल पॉइंट इज selection of x, y such that x belongs to 0 to 4, y belongs to -4 to 4, and favorable point is y square less than equal to x, सेटिस्फाई करने वाला रीजन। चलो जल्दी करके बताओ। गुड 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 गुड। चलो इसको देख लेते हैं फिर, आंसर आप लोग निकाल चुके हैं तो। क्वेश्चन क्या दिया सबसे पहले तो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चेक कर लो, अभी अभी तुरंत आपके सामने आंसर, ये देखो सैंपल स्पेस क्या दे रहे हैं, x कोऑर्डिनेट 0 to 4, y -4 to 4, ऐसा कुछ है सैंपल स्पेस, है ना। सैंपल स्पेस इज दिस। This is the sample space of rectangular region in which the coordinate x varies -0 to 4, whereas y varies -4 to 4. अब फेवरेबल स्पेस क्या है वो देखना है। दिस इज 0, दिस इज 4, दिस इज -4 एंड दिस इज 4। ये हो गया तुम्हारा 4,4 और ये वर्टेक्स हो जाएगा 4,-4। सारे पॉइंट इस रीजन में जो है वो सैंपल पॉइंट्स हैं, एंड एक रैंडम पॉइंट को सिलेक्ट कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट सेटिस्फाइज वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स पहले देखो क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, अगर मैं x की वैल्यू 4 पुट करूं तो y की वैल्यू 2 आएगी, है ना। x इक्वल टू 4 अगर मैं करूं तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू +-2, मतलब एक +2 यहाँ है और -2 यहाँ है, और 0 0 से पास करता है एक पैराबोला है, ऐसा 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 पैराबोला। और लेस देन इक्वल टू एक्स का मतलब क्या है कि y कोऑर्डिनेट छोटा है रिस्पेक्टिवली, इस पर इक्वल है, इसके नीचे आएंगे तो x कोऑर्डिनेट बड़ा होगा, y छोटा होगा। तो ये रीजन आपका सैंपल रीजन हो जाएगा, फेवरेबल रीजन हो गया। दिस इज फेवरेबल रीजन, राइट। तो अब तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेटा क्या हुआ, ये आपका फेवरेबल रीजन हो गया, पैराबोला के अंदर लाई करने वाला जो रीजन है।
और सैंपल रीजन पता है तो एनएस अगर लिखना हो तो एनएस तो क्लियर कट आपने लिख दिया होगा कि नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू क्या आएगा, नंबर ऑफ एस क्या आएगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, दैट इज 16, 4 लेंथ है 8, 8 4 जा 32, 4 इंटू 8 के, दैट इज 32 के। एंड नंबर ऑफ ई अगर हमें चाहिए तो ई के बजाय अगर हम ई बार ई भी निकाल लो तो चलेगा, है ना, ई निकालो चलेगा, तो नंबर ऑफ ई क्या हो जाएगा, तो ये रीजन निकाल के इसका डबल कर लेते हैं, ये वाला रीजन निकालते हैं और इसी रीजन का ट्वाइस कर देंगे। ये रीजन कैलकुलेट करने के लिए आपको डेफिनेटली इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो dx विड्थ का एक x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे, dx विड्थ है इसकी, और ये पॉइंट अगर x कॉमा y है तो ऑब्वियसली हाइट इसकी होगी y और y dx, तो dA हो जाएगा इंटीग्रल dA, dA मतलब क्या हुआ 0 टू a dA, ये टोटल एरिया आएगी, और dA हो गया तुम्हारा y हाइट है और dx y dx, 0 से लेके x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा 0 से 4 तक। अब y क्या होगा, तो y स्क्वायर x है तो y रूट x होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रल 0 टू 4 रूट ऑफ x dx, क्योंकि y स्क्वायर इक्वल x है तो y जो है अंडर रूट ऑफ x होगा। अब इसको इंटीग्रेट करो बेटा, x की पावर हाफ का इंटीग्रल क्या होता है, x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 इंटीग्रेटेड 0 टू 4। इसका अभी ये सिर्फ ये एरिया निकाली मैंने ये वाली, और इसका हमें डबल करना पड़ेगा तो ट्वाइस ए कर देंगे, तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। आंसर क्या है जरा बताओ, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 क्यूब 8, 8 टू जा 16/3 मल्टीप्लाइड बाई 2k, इतना आएगा। एरिया तो यही आएगी, के तो बाद में यूज करेंगे, ठीक है साहब। तो एन ई अगर लिखना हो तो क्या आएगा 32 k by 3, and therefore probability of the event E will be written as limit k going to infinity NE by NS मतलब 32k over 3 divided by 32k, it is clearly 1/3, very correct। तो एक बार देखो, अब आप में से बहुत सारे लोगों ने आंसर बिल्कुल अपने आप इंडिपेंडेंट ही निकाला, एक बार ये टास्क करना होता है, एक बार आपने इंडिपेंडेंट आंसर निकाल लिया तो आपके दिमाग से डर खत्म हो जाएगा और फिर आप फटाफट आंसर निकाले लगेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक इस क्वेश्चन में किसी को कोई क्वेरी तो नहीं बेटा, किसी को कुछ पूछना हो तो बोलो। सबको क्लियर है, सबको समझ में आ गई बात? फिर से एक बार मैं सबका ओपिनियन ले रहा हूं, जरा बता दो किसी को कोई ट्रबल हो तो जस्ट लेट मी नो। किसी को कोई ट्रबल नहीं है तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ जी, ये 2 क्वेश्चन है, सिंपल है, जरा जल्दी से आंसर करिए। ये तो सिंपल ही है। एनएस क्या होगा, सैंपल स्पेस 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7k प्लस आर,
such that r can be 0, it can be 1, it can be 2, it can be 3, it can be 4, it can be 5, it can be 6, it can be 7. Not 7, it can be up to 6. तो ऑब्वियसली सैंपल इसमें कितने केसेस हुए? 7 केसेस हुए, तो ये 7 हो गया NS. मैंने क्या किया, पूरी नेचुरल नंबर को 7 के रिस्पेक्ट में 7 की कॉन्ग्रुएंसी के इस्तेमाल करके 7 सबसेट्स में डिवाइड कर दिया. 7k टाइप की नंबर, 7k+1, 7k+2, 7k+3 एंड सो ऑन. एंड NE क्या हो जाएगा? NE इवेंट स्पेस क्या हो जाएगा? तो इवेंट स्पेस आ जाएगा 7k+r, बट कंडीशन r पे अब क्या है? r इज लेस देन इक्वल टू 4. तो ऑब्वियसली ऐसे कितने 0 से लेके 4 तक 5 केसेस होंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई क्या हो जाएगा? 5/7. ठीक है जी. तो एग्जैक्टली सिमिलर बी पार्ट है, कर लेंगे अगले क्वेश्चन पे. चलो, सेम ही है, सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका है. इसका आंसर करो. बोल रहा है पॉइंट इज रेंडमली सिलेक्टेड इनसाइड द सर्कल x² + y² = 2a². Find the probability that the selected point lies inside the square inscribed in this circle but outside the circle inscribed inside that square. तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू करेक्टली आंसर इट. आपको फिर से मैं दे रहा हूँ 3 मिनट, कंफर्टेबली 3 मिनट लग आप लीजिए और आंसर निकालिए. 3 से 4 मिनट भी ले लेंगे तो चलेगा, बट आंसर सही आना चाहिए. जीरो सेंटर है, सर्कल का सेंटर है 0,0, रेडियस है a√2. तो अगर मैं ये सर्कल ड्रॉ कर दूं, फिर बोला गया इस सर्कल a point is randomly selected inside the circle. Find the probability that the chosen point lies inside the square inscribed in this circle. तो इस सर्कल में एक अगर स्क्वायर इंस्क्राइब किया जाए, ऐसा, और फिर उस स्क्वायर में एक सर्कल इंस्क्राइब किया जाए, सर्कल इंस्क्राइब्ड इनसाइड द स्क्वायर, तो वो सर्कल कैसा होगा ये देखने वाली बात है. तो वो सर्कल कुछ ऐसा होगा ना, इसी का कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा, ऐसा कुछ. ऐसा कुछ सर्कल होगा. क्वेश्चन देखो क्या बोला गया. बाहर वाला सर्कल के अंदर एक पॉइंट लिया, मतलब पॉइंट कहाँ पर लिया गया पहले ये समझो. तो पॉइंट कैन बी एनी पॉइंट इनसाइड दिस रीजन. ये पूरा सर्कल के अंदर कहीं भी पॉइंट, ये तो पूरा सैंपल स्पेस हो गया. फिर आगे क्या बोला जा रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड पॉइंट लाइज इनसाइड द स्क्वायर. स्क्वायर के अंदर और छोटे वाले सर्कल के बाहर, मतलब हमारा ये जो रीजन है ये सैंपल रीजन हो जाएगा. कौन सा रीजन सैंपल रीजन होगा? सैंपल रीजन विल बी दिस रीजन. ये रीजन, ये देख रहे हो, ऐसे ये रीजन, ऐसे ये रीजन, ऐसे ये रीजन, यहाँ ये 4 रीजन जो आएंगे. इसको थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं प्रॉपरली कि ये रीजन सैंपल रीजन है. ये वाला रीजन,
ऐसे 4 रीजन होंगे। ये भी सैंपल रीजन है, इधर वाला भी सैंपल रीजन है, और ये भी सैंपल रीजन है। अब ये सैंपल रीजन निकालने के लिए हमें छोटे वाले सर्कल का पहले तो सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा ये स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा। तो ये क्लियर है, बिकॉज फ्रॉम सेंटर दिस डिस्टेंस इज a√2, so this is a and 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 this is a। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर 4a²। एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल क्या है? स्मॉलर सर्कल का एरिया क्या होगा? तो उसका रेडियस क्या है? ए है πa²। एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल क्या है? तो π × r² is 2a²। and therefore now you define what is ns। तो ns will be clearly 2 πa² into k, and ne k is वही constant of proportionality, number of point in one square unit area, एंड नंबर ऑफ ई क्या होगा? तो सर्कल के एरिया में से स्क्वायर के एरिया से छोटे सर्कल के एरिया माइनस करनी पड़ेगी। तो इट इज इक्वल टू स्क्वायर के एरिया 4a² minus πa² into k। So probability of the event is undoubtedly clear. Limit k approaches to infinity, it is πa² k, a² into k तो कॉमन ही है, a² into k कॉमन ले लो, तो e में से आएगा 4 माइनस पाई अपॉन यहाँ पर आएगा 2 पाई, और a² के यहाँ भी आएगा कॉमन। So this gets cancelled. It is answer is 4 minus pi upon 2 pi. This is the probability required. क्या आंसर निकाला था आप लोगों ने? एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 4 minus pi upon 4। कहाँ पर क्या मिस्टेक हुई, समझ में आ गया? गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे लगता है लैंग्वेज को इंटरप्रेट करने में गलती हुई। और मैंने आपको शुरू में बताया है कि इंटरप्रिटेशन लैंग्वेज को समझना ये प्रोबेबिलिटी में बहुत मैटर करेगा। मोर देन 50% बच्चों की गलतियां इसी की वजह से होती है। बहुत रेयरली होता है कि कॉन्सेप्ट की वजह से बच्चा ना कर पाए, वो मिस इंटरप्रेट करता है या नहीं इंटरप्रेट कर पाता है, तब उसकी गलतियां होती हैं, उससे सॉल्व नहीं होता सवाल। और यू कैन नॉट अफोर्ड टू जस्ट मिस इंटरप्रेट। मैं बोलता हूँ ना इंटरप्रेट कर पाओ, क्वेश्चन छोड़ दो, चलेगा, बट रॉन्ग इंटरप्रिटेशन बहुत खतरनाक है आपके लिए। चलिए जल्दी आंसर करिए इसमें। A bar of unit length is accidentally broken into 3 parts of length x, y, z respectively. Find the probability that the 3 lengths can form a triangle. अब देखो ये जो है ना, जब जो इस तरह की प्रॉब्लम होती है जो थोड़ी सी प्योर मैथमेटिकल टाइप की नहीं होती,
रादर दे आर ऑफ एप्लीकेशन काइंड, जिसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम है, रियल लाइफ प्रॉब्लम टाइप की सिचुएशन है, उसको आप मैथमेटिकली फार्मुलेट करना प्रॉब्लम को, दैट इज अ चैलेंज. द मोमेंट यू फार्मुलेट इट प्रॉपरली यू विल गेट टू नो द आंसर. हाँ ठीक है, x प्लस वाई ग्रेटर देन जेड भी हो सकता है, y प्लस जेड ग्रेटर देन x भी हो सकता है, z प्लस एक्स ग्रेटर देन y भी हो सकता है. इनफैक्ट तीनों बातें होंगी, x प्लस वाई ग्रेटर देन जेड, y प्लस जेड ग्रेटर देन x एंड z प्लस एक्स ग्रेटर देन y होगा. But how do you just work it out? Because xyz, will you take xyz as three independent variable? Then it will be really tough to just get it done. आपको मल्टीपल इंटीग्रल यूज करने पड़ेंगे फिर. तो आप इसको कैसे फार्मुलेट करेंगे, सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे, इवेंट स्पेस कैसे बनाएंगे, ये सोचिए एंड टेक योर टाइम. आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं. अच्छी प्रॉब्लम है. अगर आप 4 से 5 मिनट में भी कर जाते हो तो इट्स वेल एंड गुड. हाँ डेफिनेटली दे आर डिपेंडेंट. तो इसमें कितने इंडिपेंडेंट हो सकते हैं? एक्स वाई जेड 3 डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटीज हैं, वेरिएबल लेंथ्स हैं, तो इंडिपेंडेंट कितने होंगे इसमें से? 9. 2 इंडिपेंडेंट क्यों नहीं हो सकते? एक इंडिपेंडेंट लोगे तो वाई और जेड, 2 इंडिपेंडेंट ले सकते हो. एक्स और वाई इंडिपेंडेंट ले सकते हो, जेड इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे एक्स और वाई को आप चूज करोगे जेड अपने आप फिक्स हो जाएगा, बिकॉज द टोटल लेंथ ऑफ बार इज फिक्स्ड 1 यूनिट. और एल कुछ भी ले लो, एल भी ले सकते हो, लेंथ ऑफ बार इज एल, यहां पर यूनिट लेंथ लिया हो तो 1 ले सकते हो. तो एक्स और वाई इंडिपेंडेंट हैं, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जेड हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई. अब तो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देखो जब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो 1 डायमेंशनल हो गया, जब 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो 2 डायमेंशनल हो जाता है, तो एरिया से कनेक्ट होगा. इतना मैंने हिंट दे दिया, चलो करो, टेक योर टाइम. अब इतना डिस्कशन के बाद आपको मैं देता हूं 4 मिनट सॉल्व करने के लिए. देखते हैं किसका आंसर आ जाता है. चलो देखो इसका आंसर. सभी आप लोग ज्योमेट्रिकली जो है उतने मेच्योर नहीं हो पाए हो. क्वेश्चन देखो क्या दिया गया. अ बार ऑफ यूनिट लेंथ इज एक्सीडेंटली ब्रोकन इनटू 3 पार्ट्स, राइट. तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि हमने बोला कि अगर अगर मैं लेंथ ऑफ बार को 1 लूँ या एल लूँ, कुछ भी ले सकता हूँ. एल ले लिया मैंने, जनरल केस ले लिया. अब 3 पार्ट में ब्रेक हुआ एक्सीडेंटली, मतलब मान लो एक यहाँ से ब्रेक हो गया और एक यहाँ से ब्रेक हो गया. ये लेंथ एक्स है सपोज करो, और ये लेंथ वाई है. तो डेफिनेटली जो जेड जिसको बोल रहे हैं जेड, ये हो जाएगा क्या, ये लेंथ राइट, ये होगा एल माइनस एक्स प्लस वाई. एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स. तो अगर कोई एस बोले कि हमें तो सिर्फ 2 चूज करना है, एक पॉइंट ये चूज करना है, एक पॉइंट ये चूज करना है, जैसे 2 पॉइंट इस बार पे चूज करोगे, बार अपने आप 3 टुकड़े में ब्रेक हो जाएगी. ठीक है, तो वी नीड टू सेलेक्ट रैंडमली 2 पॉइंट एक्स एंड वाई on the A and B on the bar PQ, and therefore I would say that A की पोजीशन P एंड से x डिस्टेंस पर है, B की पोजीशन x प्लस वाई डिस्टेंस पर है, तो ये y लेंथ हो गया, x लेंथ हो गया. तो S क्या हुआ? S हुआ ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा y सच दैट x क्या हो सकता है? तो x कैन बी 0, x कैन बी L, 0 से लेके L तक हो सकता है x. मानते हो कि नहीं मानते हो?
such that x varies 0 to L and y also varies 0 to L and x plus y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू L होनी चाहिए। लेस देन L बोलो तो ज़्यादा प्रेफरेबल है। इतनी बात समझ में आ गई? हमारे कंसिडर्ड क्वेश्चन में L इज 1 तो हम बोलेंगे x एंड y बोथ लाई 0 to 1 बट विद द कंडीशन दैट समेशन ऑफ x एंड y शैल बी लेस देन 1, क्योंकि अगर x और y का सम 1 हो गया तो तीसरा टुकड़ा होगा ही नहीं, दो ही पार्ट में ब्रेक हो जाएगी बार, 3 पार्ट में ब्रेक हो रही। कीपिंग दैट इन माइंड, बिकॉज ये एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ऑर्डर्ड पेयर हर एक पोजीशन एक जो इंसिडेंट है बार को 3 टुकड़ों में ब्रेक करने का, वो एक ऑर्डर्ड पेयर से गवर्न हो रहा है। ऐसे जितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे उतने सैंपल पॉइंट्स होंगे। एक बात ये समझ में आ जानी चाहिए। और फिर इवेंट स्पेस क्या होगा? इवेंट स्पेस, तो इवेंट स्पेस भी डिफाइन कर लेते हैं, एक्स कॉमा वाई। अब ये जरूरी तो नहीं कि ऐसा अगर 3 टुकड़े हुए तो उससे ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल इनइक्वालिटी फॉलो होनी चाहिए। वो क्या है? तो वो होना चाहिए कि एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन जेड एंड वाई प्लस जेड इज ग्रेटर देन एक्स एंड जेड प्लस एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अगर मैं थोड़ा और इलेबरेट करूं तो एक्स प्लस वाई, जेड है L माइनस एक्स प्लस वाई, x plus y is greater than L minus x minus y, that is x plus y is greater than L by 2। यहां से क्या आएगा? y plus z, तो y plus z क्या है? 1 minus x minus y या L minus x minus y is greater than x। तो यहां से देखो y and y gets cancelled, x is less than L by 2। ऐसे यहां से क्या आ जाएगा? y x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन वाई, तो 2y इज लेस देन L, तो y इज लेस देन L बाई 2। सो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए अगर ट्राइंगल फॉर्म होना है तो आप जरा देखो, सिचुएशन बहुत ही कंड्यूसिव है, बड़ी सिंपल सी है कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। सैंपल रीजन क्या है? तो सैंपल रीजन एक x प्लस वाई को L लाइन है, इस लाइन के ऑन एंड इनसाइड ये सैंपल स्पेस हो जाएगा। ये दिस इज सैंपल स्पेस। ठीक है जी, तो सैंपल स्पेस क्लियर आ गया समझ में। अब इवेंट स्पेस सोचो, इवेंट स्पेस भी क्लियर कट दिख रहा है कि सारे इसी सैंपल स्पेस के कुछ पॉइंट्स होंगे जो इवेंट स्पेस को गवर्न कर रहे होंगे। कौन से पॉइंट है जो इवेंट स्पेस को गवर्न कर रहे हैं, वो देख लेते हैं। क्या है बताओ इवेंट स्पेस? ये कंडीशन ना, एक्स प्लस वाई, पहले तो ये मार्क कर देते हैं, ये एल है, दिस इज L कॉमा 0, ये 0 कॉमा L है, ये 0 कॉमा 0 है, और ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं इस ट्रायंगल में। एवरी पॉइंट डिनोट्स वन परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। कोई भी पॉइंट लोगे यहाँ पर x कॉमा वाई, तो उससे उस एक्स वाई के करस्पॉन्डिंग ये रॉड जो है ये बार 3 टुकड़े में ब्रेक होगी। अब जरूरी नहीं है कि तीनों टुकड़े जो है वो एक ट्रायंगल फॉर्म कर सके, वो कर भी सकते हैं ट्रायंगल फॉर्म, नहीं भी कर सकते, ठीक है। अब यहां हम बोल रहे हैं कि ट्रायंगल कब फॉर्म करेंगे, ये तो पूरा सैंपल स्पेस हो गया, ट्रायंगल कब फॉर्म करेंगे? एक्स प्लस वाई L बाई 2, तो L बाई 2 बेटा यहां होगा और एक यहां होगा L बाई 2। तो कौन सा रीजन है? तो ये ट्रायंगल हो गया कैसे, ऐसे ट्रायंगल,
एक लाइन हो गई एक्स प्लस वाई इक्वल टू एल बाई टू लाइन, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन एल बाई टू मतलब इस लाइन के अबव नॉन ओरिजिन साइड पर। ऐसे ही x इक्वल टू एल बाई टू, देखो कौन सी लाइन हुई, तो x इक्वल टू एल बाई टू लाइन ऐसे वर्टिकल ये लाइन हो जाएगी x इक्वल टू एल बाई टू, ऐसे y इक्वल टू एल बाई टू ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी ऐसे। अब इंटरेस्टिंग है कि कौन सा रीजन फेवरेबल होगा, देखो यहां से, तो x की वैल्यू लेस देन एल बाई टू बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, और y की वैल्यू भी लेस देन एल बाई टू है। समझ में आ रहा है कौन सा रीजन है फेवरेबल है? ये ट्राइंगल जो बना अभी, इस ट्राइंगल का इनसाइड रीजन फेवरेबल रीजन होगा, इजंट इट? ये रीजन। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई बोलो? तो ऐसे 4 ट्रायंगल हैं टोटल में, देखो तो आप एन एस बता दो या नहीं बता दो, एन एस क्या बोलोगे, तो एन एस इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इज एल इंटू हाइट इज एल इंटू के, तो आ जाएगा तुम्हारा के एल स्क्वायर बाई टू, और एन ई क्या आ जाएगा, तो 1/2 एल बाई टू इंटू एल बाई टू, एल बाई टू इंटू एल बाई टू इंटू के, it is L square K L square by 8. So probability of the event E is clearly 1/4. K L square by 8 over K L square by 2, it is equal to 1/4. या सीधे बोलो कि भाई एक ट्रायंगुलर रीजन जो है वो, ये चारों ट्रायंगल्स क्या होंगे, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले हैं ना, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, तो चारों जो है सेम एरिया के होंगे, कांग्रुएंट होंगे, एक फेवरेबल है, 4 टोटल है, तो 1/4 डायरेक्ट डायरेक्ट बोल सकते थे। तो कुछ एक प्रॉब्लम आप देख रहे हो, ये प्रॉब्लम क्या थी, इनडायरेक्ट थी। अब ऐसी प्रॉब्लम ही एक्सपेक्ट करी जाती जे एडवांस में, कि आपको कुछ नहीं वो बोलेंगे, आपको खुद समझना है कि इवेंट कैसे, सैंपल पॉइंट कैसे डिफाइन करें, एक्सपेरिमेंट को कैसे मैथमेटिकली कनेक्ट करें, ठीक है, और कितने वेरिएबल्स में डील करें, उसका 2D में डिस्ट्रीब्यूशन होगा या सिंपल लीनियर एक ही वेरिएबल में होगा। अगर एक वेरिएबल होगा तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन का केस बनेगा, 2 वेरिएबल इंडिपेंडेंट आएंगे तो हमेशा 2D में होगा, एरिया जो है एनालॉजी इस्तेमाल होगी। एक सेकंड पहले तो मैं कंफर्म कर लूं, सबको समझ में आ गया था बेटा? सबको बात क्लियर समझ में आ गई कि नहीं? कंफर्म कर दो, एक बार बता दो। हाँ, यहाँ पर मेरा पर्पस ये नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको करा दी जाए, पर्पस ये है कि आपको ये प्रॉब्लम्स में थोड़ा इंटरेस्ट आ जाना चाहिए, ज्योमेट्रिकली सोचना धीरे धीरे सीखने लगो। तो जो थोड़ी अनकन्वेंशनल प्रॉब्लम होती है ना, मोस्टली तो प्रॉब्लम जो है वो आप कर ही जाते हो, बेस थ्योरम है स्कूल लेवल पर, तो बेस थ्योरम, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड डायरेक्ट टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के सवाल ही पूछे जाएंगे, ठीक है। बट कंपटीशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें बहुत वेराइटी होती है, तो इस वजह से आपको थोड़ा वेराइटी पर भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और एकदम बिल्कुल अनकन्वेंशनल तरीके के सिचुएशन में भी सोचना आना चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन टेकअप करते हैं, एक और क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी आंसर करो। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 2-3 क्वेश्चंस मैं शेयर कर दूंगा, उनको कर लेंगे, डाउट वाली क्लास में डिस्कस हो जाएगा कल। तो इस वीक में जो भी डाउट क्लासेस होंगे, वो डाउट क्लास में मैं कुछ कुछ और चीज़ें, सारी डाउट क्लासेस आपको देखनी चाहिए, क्योंकि अभी जो डाउट क्लासेस होंगे उसमें मैं पीएनसी के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट भी हर एक डाउट क्लास में कराऊंगा, ठीक है, जो एडवांस लेवल वाले कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हैं
जैसे कि इंटीजर सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट, डिवाइजर्स का कॉन्सेप्ट, क्योंकि उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम भी बनती है। फिर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट, कोएफिशिएंट मेथड, डिस्ट्रीब्यूशन इन पार्सल्स, सेपरेटर मेथड, है ना, वो डी अरेंजमेंट। तो ये सब बातें भी मैं उन्हीं जो डाउट सेशन की क्लासेस में क्वेश्चन जहां जहां जिस तरह से आएंगे उसका कॉन्सेप्ट मैं कराऊंगा। तो आप सभी को रिकमेंडेड है कि जितने भी डाउट क्लासेस इस वीक में होंगी या अगले वीक में होंगी रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी, यू वॉचिंग ऑल ऑफ देम इज मस्ट टू ऑल ऑफ यू। हर बच्चा हर एक डाउट क्लास को देखेगा, कोई भी डाउट क्लास छूटनी नहीं चाहिए। अगर आप छोड़ोगे तो आप अपने रिस्क पे छोड़ोगे, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपका फिर से वो रिवाइज नहीं हो पाएगा, या आप हो सकता है कि आपने ना किया हो तो वो छूट जाएगा आपसे। क्वेश्चन बोला गया एलिप्स ऑफ एक्सेंट्रिसिटी 2√2/3 अब मतलब देखो, प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें नेचुरली 3 टॉपिक इन्वॉल्व हैं, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल। बट बिकॉज उसमें काउंटिंग की बात आ रही है, सीक्वेंस की बात आ सकती है, पैटर्न की बात आ सकती है, तो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन भी इन्वॉल्व हो जाता है। बट आर्टिफिशियली उसमें कोई भी टॉपिक मर्ज किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस आपने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल हो जाते हैं, है ना। और उसमें अगर हम चाहें तो ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो कैलकुलस का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं तो ज्योमेट्रिकली जाएंगे तो कुछ भी इस्तेमाल हो जाएगा, कुछ भी, मतलब पूरी मैथ्स यूज हो सकती है। इसलिए ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आप देखो तो किसी भी ईयर में किसी भी पेपर में बैठ देखोगे आप तो जेई मेन में भी जे एडवांस में भी इसका बहुत मेजर वेटेज होता है। एक अकेला टॉपिक कम से कम आपको 4 नंबर देता है, और जे एडवांस में तो दोनों पेपर का मिलाओ अगर तो कम से कम 2 प्रॉब्लम एक पेपर में और 2 प्रॉब्लम एक पेपर में, मतलब आप समझ लो तो 4 क्वेश्चन, मतलब 12 एक नंबर तो कंफर्म है सिंगल टॉपिक पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओनली बिकॉज इसमें कई सारे टॉपिक मर्ज हो जाते हैं। अब बोल रहे हैं एन इलिप्स ऑफ एक्सेंट्रिसिटी 2√2/3 इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल एंड अ पॉइंट विद इन द सर्कल इज चोजन एट रैंडम। मतलब ये इलिप्स है, रादर बोलो ये सर्कल है, और इस सर्कल के अंदर एक इलिप्स इंस्क्राइब कर रहे हैं। ऐसा एक इलिप्स इंस्क्राइब कर दिया सर्कल के अंदर। फिर पढ़िए क्या बोल रहे हैं, इलिप्स का एक्सेंट्रिसिटी दिया हुआ है 2√2/3, तो ई दिया हुआ है, ई 2√2/3। सर्कल को अगर हम मान लें x² + y² = a², तो ये ऑक्सिलरी सर्कल हो गया इस इलिप्स का, राइट। तो इलिप्स का आप मान सकते हैं x² / a² + y² / b² = 1, ये इलिप्स हो जाएगा और ये सर्कल हो गया तुम्हारा। अब एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या होता है, इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या होता है, इट इज √1 - b²/a². b is the semi major axis and a is the semi minor axis. So you will see that this is 2a, length of major axis, this is 2b, length of minor axis. So this one is b, this length is b, this length is a, this length is a. ये दिया हुआ। अब आगे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस पॉइंट लाइज आउटसाइड द इलिप्स। अगर इस सर्कल में रैंडमली आप एक पॉइंट चूज करते हो तो इस बात के क्या चांसेस हैं कि वो पॉइंट इसके बाहर लाई करेगा, इलिप्स के बाहर। मतलब आपको क्या चाहिए, क्या कैलकुलेट करना होगा, आपको कैलकुलेट करना होगा इलिप्स की एरिया। In order to answer this question, you need to know what is the area of the ellipse. करिए कैलकुलेट।
एरिया ऑफ इलिप्स क्या होती है? व्हाट इज द एरिया ऑफ इलिप्स? पाई ए बी। तो एरिया ऑफ द इलिप्स इज पाई ए बी, पाई ए बी। एरिया ऑफ द सर्कल पाई ए स्क्वायर। सो व्हाट विल बी एन एस? एन एस तो हो जाएगा तुम्हारा पाई ए स्क्वायर के, एंड व्हाट विल बी एनी? एनी हो जाएगा तुम्हारा दिस शेडेड एरिया is the difference of the area of ellipse and area of circle. तो area of circle minus area of ellipse divided by area of circle. हाँ सॉरी, अभी मैं प्रोबेबिलिटी थोड़ी निकाल रहा हूँ, अभी तो हमें एन ही निकालना है। तो दिस टाइम्स के इट इज इक्वल टू पाई, कॉमन ले लो, पाई ए कॉमन ले सकते हो। एरिया ऑफ सर्कल इज a minus b into k. So probability of the event E will be equal to क्या? Limit k approaches to infinity, any by ns मतलब pi a into a minus b into k divided by pi a square into k. So it is nothing but पाई कैंसिल हो जाएगा, एक a कैंसिल हो जाएगा, k कैंसिल हो जाएगा, इट इज 1 माइनस b बाई ए। नाउ दी थिंग टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम हेयर, यहाँ से देखो इस इक्वेशन से, जो पहला इक्वेशन है यहाँ से b बाई ए मिल जाएगा आपको ना। स्क्वेयरिंग करोगे तो आएगा 8/9 इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सो यहाँ से आपको b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/9, and therefore b upon a is equal to 1/3, and therefore it is 1 minus 1/3, and hence it is 2/3. So this is the probability. तब देखो प्रॉब्लम क्या थी और कहाँ कनेक्ट हुई। प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम है, बट कहने के लिए प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम है। इसके अंदर में बेसिकली एरिया का कॉन्सेप्ट, मतलब ज्योमेट्रिक एनालिसिस यूज हो रही है, फिर एक्सेंट्रिसिटी और इलिप्स और सर्कल इस्तेमाल हो गया, बट बेसिक लेवल की चीजें इस्तेमाल होंगी दूसरे टॉपिक की। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही बेटा, यहीं पर क्लोज करते हैं। अभी इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो मैं अभी ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, उसको आप सॉल्व करके रखेंगे। कल डाउट क्लास में डिस्कस होगा। जैसा मैंने बताया कि डाउट क्लास की रिकॉर्डिंग सभी बच्चों को देखनी कंपलसरी है। ओके, हाँ मानसा बोलो बेटा, एनी क्वेरी? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। आप दूसरे डाउट क्लास में भी लगा सकते हो। अगर कल आपका प्रॉब्लम है तो परसों वाली क्लास में लगा देना। डाउट क्लास अटेंड जरूर कर लेना। ठीक है, ओके बेटा, ओके बेटा, ठीक है, ठीक है, लेट्स क्लोज द कॉल, बाय।